उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये आज का तीसरा वीडियो होगा जो बजट 2023-24 पर आधारित होगा। इसमें हम लोग ऐसे तथ्यों को निकाल रहे हैं जिससे जो मेंस के लिए आपके बीपीएससी मेंस के लिए यूपीएससी मेंस के लिए काम करेगा। और आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, क्योंकि बने बनाए जो नोट्स होते हैं या फिर प्रिंटेड नोट्स हैं या फिर पुरानी किताबें हैं, उसमें उस स्तर का नोट्स नहीं होता वो, और स्तर के मटेरियल नहीं होते जो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है। अब बीपीएससी में जैसे जीविका से प्रश्न पूछा था तो वो किताब वगैरह में तो दिया रहता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं दिया रहता है, या फिर जो ट्रेंड को एक समझना होता है ना कि यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य प्रोविंशियल सर्विसेज जो हैं वो क्या ट्रेंड लेके चल रही है, उसको समझना मुश्किल है। या तो जिसको बहुत अच्छा अनुभव है वो कर सकता है, और अनुभव के मामले में बहुत लोग तो पीटी में तो काफ़ी अनुभव रखते हैं, तो वो बता देते हैं कि मेंस में वो लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि मेंस उन्होंने या तो दिया नहीं, या तो ऐसे टीचर होंगे जिन्होंने मेंस कभी लिखा नहीं ज़िंदगी में। ठीक है। और पीटी के नाम पे जो है ना वो लोग चलाते हैं। ठीक है। मेरा भी ऐसे टीचरों से पाला पड़ा है, अच्छे टीचर भी मिले जिन्होंने काफ़ी गाइड किया। आपको भी अच्छे टीचर मिलते होंगे, बुरे टीचर मिलते होंगे, दोनों का सम्मान करना है, लेकिन अच्छे टीचर से ही आप जो है ना फ़ायदा ले सकते हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मतलब खासकर मुख्य परीक्षा का अनुभव हो, कई बार दिया हो, भले वो सफल न हुए हों, लेकिन उन्होंने दिया है, मेहनत किया है, और वो असफलता के कारण को जानते भी हैं कि कहाँ उन्होंने गलती की, यानी उसका प्लस पॉइंट क्या था उनका और माइनस पॉइंट क्या था। तो ऐसे लोग अगर मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा बता पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आप ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए। मेरा काम है बताना, आपका काम है फॉलो करना ना करना। फॉलो कर कीजिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा ही होगा, नहीं कीजिएगा तो आप दूसरे किसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, ये समय है सही ट्रैक पे आने का, अदरवाइज यही 5 साल बाद जो है ना समय बीत जाएगा तो फिर रोड पे टहलिएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहने के लिए बहुत लोग यहाँ तो मतलब 50% ऐसी जनता है जो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी की केवल जो है ना घर के कहने पे या लोगों को देख करके कहने पे आती है कि चलो कर लेते हैं। दिल से तैयारी वो करती नहीं है। हाँ, लोगों को बताने के लिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स दे दिया है, मेंस दे दिया है, लेकिन हाफ हॉल्टेड तैयारी से कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास करियर का दूसरा विकल्प खुला है तो ठीक है, हाफ हॉल्टेड कीजिए, समय बर्बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा विकल्प अगर नहीं खुला है, या फिर आप चाहते हैं सीरियसली कि इसी परीक्षा में आप पास हों और अपना एक मुकाम हासिल करें, तो फिर आपको सीरियसली लगना ही होगा। और खासकर नए बच्चे जो देख रहे हैं, नए पहली बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फ्रेशर हैं, वो तो सही समय पे चेत जाएँ तो अच्छा है, अदरवाइज़ यहाँ भटकाने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे कि जो उनको कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, ना ही अनुभव है, भटकाएँगे। लेकिन हाँ, जो मेहनती टीचर हैं उनके साथ लग जाइए, उनको फॉलो कीजिए। कहने का मतलब है कि उनको फॉलो कीजिए अगर सही बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बजट में किस सेक्टर को मिली सौगात, यानी सेक्टर वाइज हम लोग बातचीत करेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पहला सेक्टर देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि। कृषि बीपीएससी या फिर यूपीएससी में हमेशा या किसी भी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में कृषि से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। कृषि की समस्याओं से प्रश्न आएगा, कृषि सतत कृषि यानी आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से प्रश्न आएगा, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन यानी कृषि विविधता से प्रश्न आएगा, किसानों की समस्याओं से प्रश्न आएगा, हैं, किसान की आय को दुगुना करने से संबंधित प्रश्न आएगा। मतलब कई तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितने भी कृषि के आयाम हैं, इसके विवाद के जो पहलू हैं, सबसे प्रश्न आते हैं। और उसमें बजट में क्या प्रावधान किया गया है। तो अगला जब आपका मेंस आप देने जाइएगा तो इसमें
इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा, अपने आंसर में शामिल कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि कॉपी बना लो, मुख्य मुख्य जो टॉपिक है उसको लिख लो, 2-2 पेज 3-3 पेज छोड़ करके कृषि लिख लिया, इसी तरह से गरीबी लिख लिया, बेरोजगारी लिख लिया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो कुछ भी मिलता है कहीं से, न्यूज़पेपर से, नोट्स से, किताब से, टीवी से, मोबाइल, यानी आपको जो है ना कहाँ जहाँ कहीं से मिलता है, किसी के बताने से कुछ मिलता है, तो उसको क्या करना है, नोट डाउन वहाँ कर लेना है। वो बेहतरीन तरीका है। आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी है, आप नहीं मानोगे तो अपना नुकसान करोगे, और मानोगे तो फिर जो है ना अपना फ़ायदा करोगे। कोई ज़बरदस्ती तो हम कहने नहीं जा रहे हैं कि तुम मानो, तो आप मानोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मेरे कहने का मतलब है, कृषि एक ऐसा विषय है जो सबसे प्रमुख विषय है, और हर बार हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आता है। इस बार भी आप देखिए, कृषि विकास से संबंधित प्रश्न आया था बीपीएससी के द्वितीय प्रश्न पत्र में, वो बिहार की कृषि से जोड़ करके पूछा था। अगली बार भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इस साल कृषि पूछ दिया, अगली बार कुछ कृषि से संबंधित दूसरी समस्याओं को पूछ सकता है। इस बार कृषि विकास पूछा है तो अगली बार सतत कृषि पूछ सकता है, जैविक कृषि पूछ सकता है, नहीं, या ओवरऑल किसानों की समस्याओं से संबंधित पूछ सकता है, कृषि और मानसून को जोड़ करके पूछ सकता है। कहने का मतलब इतना आयाम है कि आप जो है ना इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाइए, और उसको एकदम सोचते हुए, यानी आपको एनालिटिकल एक दृष्टिकोण रखते हुए, तर्क संगत भाव से आप उसको पढ़ाई कीजिए। हर सभी पहलू को पढ़ाई करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखें, पीएम किसान सम्मान निधि पहले से चली आ रही है, और ये स्कीम किस लिए है, किसानों का ध्यान रखती है। 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में 3 बार दिया जाता है, ये पहले से आप लोग जानते हैं। तो ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि पहले से चल रही है। इसी तरह की कई जो है ना स्कीम को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट में सरकार एग्रीकल्चर खर्च में इजाफा किया है। देखिए, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, यहाँ इसको कृषि के खर्च में इजाफा करना होता तो एग्रीकल्चर, तो ये लोग भी जो है ना अपना शौक पूरा करते हैं। अरे कृषि लिखने में तुमको जो है ना शर्म आती थी कि कृषि नहीं नहीं लोग समझता, अब यहाँ लिखे एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब ऐसे लोग जो हैं जो ठीक है, अब आप देखिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं तो कहाँ हिंदी लिखा रहता है, वह लिखेंगे कृषि, नहीं लिखते हैं। लेकिन ये जो है ना एक खिचड़ी बना के रख दिया। खैर, हमको उससे मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, कृषि ही लिखना है। कृषि खर्च में इजाफा किया है जो पूरी इकोनॉमी का 19% होगा, ठीक है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, 19%। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप आदि को बढ़ावा दिया जाएगा, और सरकार के ऐलान का फ़ायदा कावेरी सीड्स, धानुका, एग्रीटेक, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, ये सब जो है ना कंपनियां हैं उसको मतलब फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे फोकस है। टूरिज़्म की बात करें तो पता ही है कि टूरिज़्म जो है, यानी पर्यटन में अपार संभावना है, काफ़ी संभावना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 डोमेस्टिक टूरिज़्म क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें प्रमोट करने का ऐलान किया है। ये टूरिज़्म या इंडस्ट्री से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप इसको उसमें डाल सकते हैं कि 50 डोमेस्टिक घरेलू जो पर्यटक क्षेत्र हैं उसकी पहचान करके उसको प्रमोट करने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक ऐप बनाया जाएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप बनाया जाएगा, जहाँ से टूरिस्ट को खाना मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, कनेक्टिविटी आदि मिलेगी, ठीक, जानकारी मिल सकती है, ठीक है, वहाँ से जानकारी लेगा। और उसके बाद इसी के ऐलान के साथ आईआरसीटीसी जो जहाँ से आप टिकट जो है ना बुक करते हैं, एक ऐप है आईआरसीटीसी, थॉमस कुक इंडिया, इंडियन होटल्स और ईआईएच लिमिटेड, इसका फ़ायदा मतलब मिलेगा, ये सब कंपनियों को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बजट में काफ़ी फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी को ध्यान में रखते हुए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स बनाने का ऐलान किया गया। 50 नए एयरपोर्ट्स बनाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा 2.4 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया है इसके लिए, ठीक है। 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है,
ठीक है। और कई कंपनियों को फ़ायदा होगा इससे, अडानी एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा करदाताओं को राहत दी गई है, तो ये मेंस के लिए कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेटल और सीमेंट, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट में काफ़ी प्रावधान किया है और एक बड़ी राशि आवंटित की है। मेटल और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं अंतिम जो है ना बजट होगा इस सरकार का, पूर्ण बजट, अंतिम पूर्ण बजट होगा। और सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दिया है। सरकार के इस ऐलान का फ़ायदा कई कंपनियों को होगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल यानी कहा जाता है कि आने वाला जो ज़माना होगा ना ईवी का होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। ये जो गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से चल रही है, ये अब जो है ना अपनी अंतिम अवस्था में है और अभी 5-10 सालों में इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल टाटा मोटर्स इसमें काफ़ी काम कर रहा है, तो सरकार भी ईवी को बढ़ावा दे रही है। ठीक है। लिथियम ऑयल बैटरी पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। लिथियम ऑयल बैटरी जो ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहनों में यूज किया जाएगा, उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगता है उसकी कटौती के लिए ऐलान किया गया है और इसका फ़ायदा इस क्षेत्र को मिलेगा। ठीक है। ग्रीन एनर्जी, ये भी एक देखा जाए तो उभरता हुआ सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी कार्बन उत्सर्जन में कटौती की अपनी मंशा को पहले ही जाहिर कर दिया था। इवन कि आप देखें कोप जो है ना 26 में भी प्रधानमंत्री के संबोधन से स्पष्ट होता है कि सरकार जो है ना अब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी। बजट में भी ऐसा किया गया है। सरकार 4000 मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने वाली कंपनियों का आर्थिक सहयोग करेगी। ठीक है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो कंपनियां बनाती हैं उनको ये सहयोग करेगी। तो ये डिफेंस सेक्टर में भी देखें तो डिफेंस सेक्टर में भी आपको काफ़ी जो है ना इजाफा है, 33% का इजाफा है। ठीक है। और सिगरेट महंगा हुआ, ये मेंस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ज्वेलरी, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, विदेशी कार निर्माता, देखिए जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेंस के लिए हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो सभी लोग पढ़ते रहें और अपनी एक सोच बनाएं। ठीक है। और उसी के हिसाब काम करें। इसमें जो जो पॉइंट बताया गया है उसको आप नोट डाउन करके या 1-2 बार सुन करके लिख लें। और वैसे भी ये न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल आप जो है ना सर्च करके देख सकते हैं, या कहीं से भी एक आइडिया आपको होना चाहिए किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और कैसे लिखना है। तो पढ़ते रहिए और ज़रूर नियमित रूप से अगर आप इस चैनल पे आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नियमित रूप से विजिट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।